आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम। कभी भी हनुमान चालीसा हाथ में लेकर किसी को घूमते हुए देखा किसी सनातनी को? आपने बताया? नहीं, कोई जेब में रखता है, दिखावा दिल में रखता है, हाँ जी, पढ़ता है, याद करता है। आप मुझसे पूछिए, मैं भी सुना दूंगा। कुछ नहीं सुना पाऊंगा, हनुमान चालीसा सुना दूंगा। आप आखिर ऐसी नौटंकी क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है भाई? अरे भैया, मैं सनातनी हिंदू बाय चॉइस हूँ, बाय ब्लड हूँ, बाय पीढ़ी दर पीढ़ी हूँ। आई डोंट वांट एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम यू। वंदे भारत पूरे देश में चल रही, काड़ूधाम से क्यों नहीं चल रही? आपको लगता है उसका एकमात्र कारण यही है? एक बात आप पूछे ना, रेलवे से पूछे कि भाई उनकी पटरियां क्यों नहीं बिछ पा रही हैं। अब एक बार ये कभी रेलवे ने ऑफिशियली कहा कि हमारी पटरियां नहीं बिछ पा रही? रेलवे क्या कहती नहीं कहती आप उनसे पूछो। रेलवे ने कहा है कि हमारी जमीन खाली करो, और वो कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट का आदेश था कि इसको खाली किया जाए। सरकार प्रतिबद्ध है कोर्ट के लिए, कोर्ट ने आदेश किया तो उसको करेगी। कोर्ट ने आदेश तो मलिन बस्तियों के लिए भी किए थे, आपसे कह रहा हूं, वहां तो ऑर्डिनेंस आ गया। आप अरे भाई, नगर निगम के मेयर के पद पर खड़े हो, अपना विजन बताओ। वो बोला हिंदू मुसलमान, ये वो क्या ड्रामा है? आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम। उस वक्त मुझे विदेश से भी 2 फोन आए। अच्छा, कि हम आपको जो भी उनकी भाषा होती है, मेरा भाई मैं तो पहाड़ी आदमी हूँ यार। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं थ्रेट कॉल्स आए? हाँ, उत्तराखंड आंदोलन ने, एचपी का आंदोलन में नहीं किया, जमरानी बांध में नहीं किया। बारामासा में आपको बोल रहा हूँ मैं, जमरानी बांध हमारा ही उठा हुआ आंदोलन रहा था। आज उसका क्रेडिट भले ही जो है आदरणीय हमारे सांसद महोदय ले लें। मतलब हुआ क्या है 10 साल में? ट्रिपल इंजन पता नहीं कौन कौन से इंजन है भैया। हल्द्वानी में क्योंकि जो जाम की समस्या थी वो लगभग अब समाप्ति की ओर है। हल्द्वानी में जो आवारा पशुओं की समस्या थी वो भी लगभग समाप्ति की ओर है। हल्द्वानी में पानी, बिजली, सड़क, सीवर लाइन की बहुत आवश्यकता थी। इन 5 चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उस ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। 10 साल में मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, 10 साल में ही आपको महसूस हो रहा है ना कुछ नहीं हुआ? तो बदलाव का समय है ये, आपको ये बदलाव का समय है। हम जब केवल एक मकान बनाते हैं तो उसको साल भर लगता है। ये हल्द्वानी बनाने की बात है कि मैं हल्द्वानी वासियों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। 1 दशक बहुत होता है। नहीं, नजूल भूमि है, दमनडुंगा की जो भूमि है भाई, इन सबका दशकों हो गए भाई। कब तक तुम समाधान नहीं करोगे? कब तक इसमें राजनीति होती रहेगी? मेरा अंजाम चाहे कुछ भी हो इस इलेक्शन का, मैं वही हूं जो था, वही रहूंगा। सीट में बैठ के भी आंदोलनकारी रहूंगा। नमस्कार, बारामासा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नगर निकाय के चुनावों में दमदार दावेदारों से आपकी मुलाकात करवाने का सिलसिला जारी है और उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के सबसे बड़े नगर निगम में से एक हल्द्वानी में। हल्द्वानी नगर निगम में मेयर पद के लिए मुख्यतः 2 ही प्रत्याशियों को दमदार दावेदार माना जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से ललित जोशी चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ से गजराज सिंह बिष्ट चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प ये है कि ये दोनों ही प्रत्याशी अपने कॉलेज के समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं और कॉलेज की राजनीति से ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। हल्द्वानी की सीट इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर आरक्षण को लेकर भी खूब तमाशेबाजी हुई। कभी कहा गया कि सीट आरक्षित है, कभी कहा गया कि सीट अनारक्षित है। और एक प्रत्याशी जिनको भाजपा से कांग्रेस में शामिल करवाया गया था, जब हल्द्वानी की सीट को ओबीसी रिजर्व किया गया तो ये माना गया कि सबसे प्रबल दावेदारी कर रहे गजराज सिंह बिष्ट का शायद टिकट काटने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन गजराज सिंह बिष्ट ने जब ये दावा किया कि वो खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, इसलिए उनकी दावेदारी इस सीट के ओबीसी होने के बाद भी बरकरार है। उसके कुछ समय बाद मालूम पड़ा कि सीट फिर से अनारक्षित कर दी गई है। बहरहाल
मामला ये है कि 2 चुनाव प्रत्याशी मैदान में हैं, उनके अलावा कुछ निर्दलीय लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी समाजवादी पार्टी से शोएब अहमद यहाँ दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। और हल्द्वानी में पिछले कुछ समय से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ा है। बनभूलपुरा एक ऐसा मामला रहा है जिसने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी, और बनभूलपुरा की तरह ही नजूल भूमि का मुद्दा यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही प्रत्याशियों से, और जानते हैं कि हल्द्वानी को लेकर उनका विजन क्या है, उनकी राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, उनकी समझ क्या है, कैसे वो अगर मेयर चुने गए तो उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। तो इन प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात का सफ़र शुरू हो उससे पहले एक स्पेशल मेंशन टिहरी हिल्स का, जिसने हमारी इस सीरीज़ को सपोर्ट किया है, हमें स्पॉन्सर किया है। टिहरी हिल्स एक ऐसी कंपनी जो पहाड़ के एक युवा राजेश राणा ने नई टिहरी से शुरू की थी, और आज कई देशों में ये कंपनी अपनी सेवाएं दे रही है। टिहरी हिल्स एक ऐसी कंपनी है जो आपके डेटा से आपके सफल भविष्य की राह बनाती है। टिहरी हिल्स के ग्राहकों को मार्केट रिसर्च के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन मिलता है, और उनके डेटा के आधार पर मार्केट और कॉम्पिटिटर्स की सटीक जानकारी दी जाती है। एडवांस एआई टेक्निक्स के इस्तेमाल से हम फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करते हैं, कस्टमर बिहेवियर को समझते हैं और उनके अनुभव को बेहतर बनाते हैं। बिजनेस ग्रोथ के लिए टिहरी हिल्स अपने क्लाइंट्स को कस्टम सर्वे और डेटा एनालिसिस के माध्यम से उनके प्रोडक्ट का 360 डिग्री मार्केट एनालिसिस उपलब्ध करवाती है। उनके डेटा को रियल टाइम डैशबोर्ड में प्रस्तुत किया जाता है ताकि बिजनेस से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय तुरंत लिए जा सकें। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और ऑपरेशनल इंटेलिजेंस के जरिए टिहरी हिल्स अपने क्लाइंट्स को ऐसा माहौल देती है कि वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहें। क्लाइंट्स के डेटा को सुरक्षित रखना भी टिहरी हिल्स की सर्वोच्च प्राथमिकता है। टिहरी हिल्स ISO 27001 और 9001 सर्टिफाइड है। तो हल्द्वानी के दमदार दावेदारों में एक प्रबल नाम ललित जोशी का है। ललित जोशी जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत बारामासा में, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और पहले तो बधाई आपको कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलने के लिए। बड़ी पार्टियों में ये अपने आप में एक पड़ाव पार कर लेना होता है, उसकी बधाई। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि जनता आपको अपना मेयर क्यों चुने? देखिए, मैं लीक से हटकर करके बात करने का आदी हूं। जनता क्यों चुने, ये सवाल स्वयं जनता के सामने है आज के दिन में, कि 10 साल हमारा उत्तराखंड का ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा शहर है देहरादून के बाद, और फूटिल है पहाड़ का। अगर आप इसको बहुत गौर से देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखा 10 साल में, और चीज़ों का तो इतना बड़ा अंबार है कि अगर मैं कह दूं तो आपको 15 घंटे लग जाएंगे। तो चुने तो यूं कि देखिए, मेरा मन बड़ा क्लियर और बहुत साफ है। 32 साल मैंने पूरे लाइफ में संघर्ष कर करके आज एक टिकट के मुकाम में पहुंचा हूं। तो जो जनता मेरे को यहाँ से लेकर करके ऊपर उठा करके देगी, उसे मैं, अगर मैं उसके लिए कार्य नहीं करूँगा तो हस्र तो सारे नेताओं का ऐसे ही होता, काम नहीं करोगे तो जनता से बड़ा कोई नहीं होता। बस ये ज़ील मैं चाहता हूँ, जो मेरे अंदर की ज़ील है, मैं इस हल्द्वानी के लिए कुछ करूँ। मतलब जब दुनिया में हम जो है छोड़ करके जाएं तो लगे कि यार किसी बंदे ने कुछ किया था। तो बस वही नारायण दत्त तिवारी जी हैं या इंदिरा जी हैं, हम लोग इनके साथ रहे हैं। विकासवादी सोच थी और वही विकासवादी सोच मेरे अंदर है। तो एक बार मौका दे जनता, मैं चाहता हूँ चुने ही हो। कई चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, मेरे दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जी, वो आखिर जीवन में कब प्रदर्शित हो गए। तो मेरा अगला सवाल उसी पे है कि एक बार आप, 2 सवाल हैं असल में ये। पहला तो ये कि आप क्या मानते हैं हल्द्वानी नगर निगम के कोर इश्यूज क्या हैं, यदि आप चुने गए तो जिन पर प्रायोरिटी से काम करेंगे। और दूसरा, उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये कि किसी भी एक पर्टिकुलर समस्या के लिए यदि आपके पास कोई सोचा समझा रोड मैप है तो उसके बारे में भी ऑडियंस को बताइए। देखिए, मैं दोनों बहुत क्लब करके आपको बात बोलता हूँ। देखिए, नगर निगम अपने आप में हो जाना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। बात यह कि वहां पर काम होता हुआ दिखना चाहिए। सबसे बड़ी जो वृहत समस्या है, आपको मैं 2-3, यहाँ पर जो भूमि का वर्गीकरण है वो सरकार की कहें या फिर जो है
एक सरकार की बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन दशकों से ये मसला जो नजूल भूमि का है, जाम का है, महिला सुरक्षा, मतलब और महिला और युवा दो ऐसे कोर विषय हैं जिस पर नगर महापालिका सब्जेक्ट से हटकर भले ही कर पाए ना कर पाए कुछ, लेकिन आप एक दिशा तो दे सकते हैं इस शहर को। मैं आपको बताऊं, जाम, आज भी बोलता हूं कि जाम के लिए हल्द्वानी के अंदर जो है एक वैकल्पिक रास्ता बनना चाहिए पहाड़ को जाने वाला। ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये आपने तोड़ कर करके आपकी सारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। पहली बात, मैं चाहता हूं वैकल्पिक रास्ता बने। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट में है, नजूल भूमि है, दमन ढूंगा की जो भूमि है, भाई इन सबका दशकों हो गए भाई, कब तक तुम समाधान नहीं करोगे, कब तक इसमें राजनीति होती रहेगी? ये दो कोर विषय तो है ही मेरे लिए। पुनर्वास चाहता हूं मैं उन लोगों का जिन लोगों की दुकानें टूटी हैं, ये भी अपने आप में एक विषय है। पर एक और जो बहुत प्रायोरिटीज में रख रहा हूं मैं, बहुत अति प्रायोरिटीज, मतलब आपको मैं ये बोल दे रहा हूं, बारोमासा की टीम को चाहिए कि मेरा इंटरव्यू अगर मेरे चुनाव जीतने के 1 साल बाद करे तो यही इंटरव्यू मुझे दिखा के करे। बिल्कुल। वो ये है कि देखिए, आपका जो एरिया है, जो हमारा नया जुड़ा हुआ एरिया है, मतलब आज भी हम उसको पता ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं। मतलब शहरीकरण हो जाता है, नगर महापालिका के अंदर आ जाते हैं, लेकिन आज भी ना ग्रामीण बोला जाता है। पता क्यों? क्योंकि वो परिवेश ही ग्रामीण रहने दिया, वो परिवेश ही ग्रामीण रहने दिया। 10 साल में उनमें कुछ नहीं हुआ। मेरा एक विचार, मैं ये चाहता हूं कि कुसुमखेड़ा, रामपुर रोड, बरेली रोड, जो हमारे जो नए एरियाज जुड़े हैं, इन एरिया से मैं चाहता हूँ एक छोटा ऑफिस खुले वहां पर नगर महापालिका का, उनको बेवजह हल्द्वानी नहीं आना पड़े। और एक ही शेड के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो है ऑफिसेज बने, जो छोटे मोटे कार्य हों, चरित्र प्रमाण पत्र, तमाम, ये मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब वहीं हो जाए। वेंडिंग जोन्स वहीं हो, और वेंडिंग जोन्स में मैं चाहता हूँ, आप तो बारोमासा आप पूरा पहाड़ का करते रहते हो, मैं तो चाहता हूँ कि वेंडिंग जोन्स बने, और वेंडिंग जोन्स में ऐपण, हमारी जो पहचान है पहाड़ की, भाई हमारा उत्तराखंड राज्य बन गया। मैं राज्य आंदोलनकारी हूं भैया, तो हमारा राज्य बन गया, लेकिन हम दे क्या पाए? मैं चाहता हूं हमारी एक संस्कृति उसमें झलके है। महिलाओं के लिए वहां टॉयलेट हो, जाती हैं बेचारी, घर से निकल कर करके आती हैं, बच्चों को पालना है, पति को जो है खाना खिलाना, वहां जाती हैं, सब्जी लेने आती है, जल्दी भाग दौड़ रहती है, अपने कम से कम एक वहां पर साफ सुथरे से टॉयलेट्स हो। ये मेरे प्रायोरिटीज में है कि मैं महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ करूं। ठीक है। ये भी मैं चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, पहले गौवंश घूम रहा है हल्द्वानी में, कहीं चोट लगी, कोई किसी कटा हुआ है बेचारा, किसी ने भाला मार रखा है, किसी ने, मैं चाहता हूं इनके लिए हमारा पशुपालन विभाग, हमारा क्या नाम है आपका, ये जो दुग्ध संघ है, ऐसा कुछ गठजोड़ बना जाए नगर महापालिका के थ्रू कि सारे विभाग एक गौशाला बना करके सारे विभाग इस सब चीज को रेगुलेट करें। और एक और विषय जो है महत्वपूर्ण, नगर महापालिका में हमारे जो आज के दिन में बहुत जगह है, और नहीं है तो जगह निकल जाएगी। मैं चाहता हूं कि एक 40-50 कमरों का, बिकॉज पहाड़ के जो हमारे क्षेत्र है, जो हमारे कुसुमखेड़ा आदि के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुत सारा ऐसे लोग आते हैं वहां से इलाज कराने के लिए। हल्द्वानी में उनके लिए तो दिल्ली यही है भैया, एम्स, हल्द्वानी एम्स है, आते हैं। उन्हें चाहता हूँ 50 कमरों का एक गेस्ट हाउस बने, और 200-250 रुपए में मिनिमम अमाउंट में वो दिन में वहां रहने। तीमार जो उनके, मतलब जो उनके साथ आते हैं, जो उनको मरीजों की देखरेख करने के जो बंदा आए, उसको 200-250 रुपए में कमरा मिल जाए, वहीं पर उनका खाना पीना हो जाए। कम से कम जो पैसा उसका इलाज में खर्च हो ना, वो इलाज में ही खर्च हो, रहने में इतना खर्च होता है, हल्द्वानी इतना महंगा है। तो ये सब मेरे विषय वस्तु है, और इसको प्रैक्टिकली मैं साल भर के भीतर निपटा दूंगा, 1 साल के भीतर। जी, आपने बहुत क्लैरिटी से कुछ चीज़ों पे बात करी, लेकिन आपने जिक्र किया नजूल भूमि का, मैं उस पर भी आपसे थोड़ा और विस्तार से बात करना चाहूँगा। और हल्द्वानी पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा, और उसकी वजह, उसके कारण कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे। हमने देखा कि यहाँ पर नौबत इस तरह की भी आई कि लोगों की जान तक चली गई। बनभूलपुरा का जो इशू, जो एक नेशनल इशू बन गया, एज ए मेयर अगर आप चुने जाते हैं, आपका क्या उस इशू के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, आपका क्या विजन है? देखिए, इसमें रायशुमारी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे हल्द्वानी में आप सिर्फ वहीं मत जाइए। पूरे हल्द्वानी में जो जमीनों का वर्गीकरण है, विशेष तौर पर सुभाष नगर और हीरा नगर में जो खाम की जमीनें हैं, जो इन जमीनों का सबका एक निस्तारण होकर के जो सालों से लोग रह रहे हैं उनको दे दिया जाए। ये मेरा सॉल्यूशन है। रही बात उसका
उन सब इश्यूज का, उन इश्यूज पे अभी मैंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा नहीं है। अब पढ़ूंगा तो उस मेरे ख्याल से उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, संगठन के लेवल पे भी मैं आपसे कुछ सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस संगठनात्मक रूप से लगातार कमज़ोर हुई है। आपके पार्टी के इलेक्शन टाइम होता है, आधे लोग इलेक्शन की तैयारी करते हैं, पता लगता है कि बाकी के आधे लोग संगठन छोड़ के अन्य दलों में जा चुके हैं, भाजपा में जा चुके हैं, कहीं और शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट में भी संगठन की स्थिति कोई बहुत मजबूत नहीं है, तो ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैंपेन करना, लोगों के बीच में जाना कैसे मैनेज कर रहे हैं? कुछ चीज़ें आपकी ठीक है और कुछ चीज़ें नहीं। जी, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में ही रहता हूँ, बीच में फंसने वाला आदमी नहीं हूँ। कुछ चीज़ें आपकी ठीक है, लेकिन मैं भावुक हूँ लेकिन मूर्ख नहीं। तो मेरा अपना ये मानना है कि आप जो कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो मुझे लगता है कि मैसेज भी मैं देना चाहता हूँ। हम लोग सुनते थे कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, कहते थे ना। ये वास्तव में ठीक है कि कहीं पर हम शायद कमज़ोर हो सकते हैं संगठन के रूप में, हर जगह नहीं है। लेकिन जहाँ वो गैप है, उस गैप को, ये सबक भी है सबके लिए। जो 32 साल मैंने इस क्षेत्र के अंदर संघर्ष किया, जो लोग बने, जो दोस्त बने, जो आंदोलनों में मित्र बने। एक बहुत बड़ा आंदोलन मैंने इसी ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीनें बचाने के लिए किया था 2023 में। अब बेतुके से आदेश जो पलटवाए थे सरकार, उसमें हमारे सामने, हमारे सारे लोगों के सामने सरकार ने ये माना कि हम गलत थे। तो मैं मुख्यमंत्री जी का भी उसमें एंगल देखता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ उनको कि उन्होंने जो है वो उस चीज़ को समझा जो गलत। तो आज वो सारी टीमें मिलकर, उत्तराखंड आंदोलन ने, एचपी का आंदोलन मैंने किया, जमरानी बांध मैंने किया, बारामासा में आपको बोल रहा हूँ मैं, जमरानी बांध हमारा ही उठा हुआ आंदोलन उठाया था। आज उसका क्रेडिट भले जो है आदरणीय हमारे सांसद महोदय ले लें, लेकिन वो शुरुआत कराई मेरी थी भाई। आज वो सारी टीमें जुड़ करके वो जो गैप था, वो संगठन वाला जो गैप आप कहना चाह रहे हैं, वो फिलअप हुआ है। मतलब आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, मुझे यकीन नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आप देख लीजिए, अभी चुनाव के 5-7 दिन और हैं, और भरपूर सपोर्ट मिलेगा। चलिए, और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आपके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, जिस दल से आते हैं, उस दल का सिर्फ हल्द्वानी में ही नहीं, अन्य तमाम जगह नगर निगम में उनका एक मजबूत तर्क अपनी जनता को कन्विंस करने के लिए ये होता है कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, निकाय में हमारी सरकार बनाइए, 2 से 3 इंजन हो जाएंगे तो काम और बेहतरी से होगा। इस नैरेटिव को आप कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि कई जगह हमने ये देखा कि जो लोग मेयर चुने जाते हैं, परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं होती तो ये कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया गया। तो ये जो लोगों के बीच में जो ये मैसेज है कि ललित जोशी भले व्यक्ति हैं, आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें चुन भी लिया जाए तो राज्य में भी सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, कैसे मैनेज नहीं कर पाएंगे या काम नहीं करने दिया जाएगा? तो इस पर आपका क्या? इसको 2 शब्दों में बता देता हूं जी। देखिए, पहले तो नगर महापालिका इज एन ऑटोनोमस बॉडी जी। अब दूसरी बात समझ लीजिए, घोड़े को आप रख लीजिए व्यवस्था की, मतलब घोड़ा एक व्यवस्था है, और घोड़े के ऊपर बैठा हुआ जो चालक है वो पब्लिक का प्रतिनिधि है। एमएलए हो, विधायक हो, मंत्री हो, आपका मेयर हो। अगर घोड़े के ऊपर बैठे हुए घुड़सवार को पता है कि घोड़े की लगाम कहां से कहां और कैसे मोड़नी है, अगर घुड़सवार को घुड़सवारी करनी आती है तो घोड़ा जरूर दौड़ेगा। रही बात इसकी कि साहब डबल इंजन की सरकार थी, ट्रिपल इंजन की सरकार, कितनी सरकारें ले आओ, अगर घुड़सवार के ऊपर बैठा हुआ, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ घुड़सवार को ये नहीं पता कि कैसे घोड़े को आंकना है ना, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी कर लो। तो इसलिए इशारे में साफ कह दे रहा हूं, ऑटोनोमस बॉडी होती है। शेड्यूल 12 में आप चले जाएं, पढ़ लीजिए, शेड्यूल 12 में तमाम चीजें ऐसी हैं जो नगर का जो एक मेयर होता है, प्रथम नागरिक के तौर पर उसको देखा जाता है शहर के, उसके बाद असीमित ताकत होती है, और काम कैसे करना है हमें आता है। जिंदगी भर सरकारों से लड़ते रहे भाई साहब, चाहे उत्तराखंड आंदोलन रहा हो, चाहे एचपी का आंदोलन हो, सफल आंदोलन रहे ये, ठीक है, चाहे रेरा का आंदोलन रहा हो,
आप वगैरह वगैरह जमरानीवाद का आंदोलन रहा भाई, ये सब सरकार के विरुद्ध ये आंदोलन हुए हैं और सरकारों को हमने कहीं ना कहीं इस बात के लिए पॉजिटिवली उनको हमने मजबूर किया कि आप गलत हो, ये करना पड़ेगा आपको। तो जहां तो मेरे पास कलम की ताकत आ जाएगी तब तो भगवान का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद जहां मिल जाएगा वहां देखिए मैं चाहता हूं कि हम लोगों को समझना चाहिए उत्तराखंड क्या है भाई। ऐसा थोड़ी है कि हमें जो चाहे वो चला लेगा। मेरा अंजाम चाहे कुछ भी हो इस इलेक्शन का, मैं वही हूं जो था वही रहूंगा, सीट में बैठ के भी आंदोलनकारी रहूंगा। हमारे वाल्मीकि भाई लोग हैं, मेरे साथ बड़ा अटैचमेंट है उन लोगों का, दिल से मेरे साथ जुड़े हैं वो। हमारे जो वंचित वर्ग है बहुत लोग जुड़े हुए मेरे से। उन्होंने प्रश्न मुझसे किया, मैंने उनको एक जवाब दिया। मैंने कहा जब आप लोगों के आंदोलन हुए हैं, जब आप लोग मुझे बुलाते थे तो क्यों बुलाते थे? इसीलिए ना कि आपके कार्य हो जाएं। तो मैंने कहा अब तो मैं भारत के संविधान के क्या नाम कहते हैं अंतर्गत पद में बैठूंगा, कलम की ताकत होगी, तो अब काहे को सोच रहे हो? तो उन्होंने पूरा स्वागत करा मेरा। मैं कहा नहीं भाई साहब वो यकीन है। तो देखिए वो घोड़े और घुड़सवार वाली बात यहाँ आती है। घोड़े को अगर शासन को घुड़सवार चाहिए ठीक, और 32 साल के राजनीतिक जीवन के इतिहास में मैंने हमेशा गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे हमारी भी सरकार, मैं उसके खिलाफ भी लड़ाऊं, ऐसा नहीं, देख लो आप इतिहास। मेरा आखिरी सवाल जोशी जी आपसे ये कि हल्द्वानी के ऊपर बर्डन बहुत है, जैसे आपने शुरुआत इस बात से करी कि एकदम फुटहिल है, तो चारों तरफ का बर्डन है। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में अगर निकाय चुनाव में ही देखें तो वोटर परसेंटेज में जो इंक्रीज हुआ है वो एक बड़ा नंबर है। एक रिपोर्ट में देख रहा था, संभवतः 30,000 के करीब नए वोटर जो हैं पिछले निकाय के मुकाबले इस निकाय में जुड़े हैं। तो और जगह सीमित हैं, हम देख रहे हैं हर जगह क्लटरिंग इतनी ज़्यादा है, रोड्स इतनी ख़राब हैं कि ओवरबर्डन शहर में घुसते ही ये नज़र आता है कि शहर पे बोझ कितना ज़्यादा है। उसके लिए, और ये बढ़ेगा ही आगे, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से रुक जाएगा। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई विजन है तो उसके बारे में भी बात कीजिएगा। देखिए आपने अभी इससे पहले एक प्रश्न पूछा था और उसका जवाब आपने स्वयं दे दिया। आपने पूछा था ना सरकार नहीं होती है, ट्रबल और ट्रिपल इंजन, अब फलाना फलाना जो आपने बोला था आपने स्वयं जवाब दे दिया। ये बेनिफिट आपको इसलिए मिल जाता है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का जितना आप चीज समझिए 10 साल ये रहे, डाल सकते हैं जी। 10 साल रहे भाई साहब। 10 साल में मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, 10 साल में आपको महसूस हो रहा है ना कुछ नहीं हुआ? तो बदलाव का समय है ये, आपको ये बदलाव का समय है। जनता बदलाव करे, एक बार विश्वास तो करे। नहीं, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जोशी जी। मैं थोड़ा सा आपसे अब मैं आपको बताऊं, बस नटशेल में आपको बताऊं। देखिए मैं क्या चाहता हूं पता है, मैं मेयर बनते ही विदिन 3 मंथ to 4 मंथ मैं पूरे हल्द्वानी में विभिन्न इलाकों से मिलाकर के सीनियर्स की, बुजुर्ग की, किसानों की, महिलाओं की, खिलाड़ियों की, छात्रों की, युवाओं की, मैं एक पूरी सलाहकार समिति बनाने जा रहा हूं। अगर मैं उस पद पे बैठता हूं, ये आपको बता रहा हूं, उनसे समझूंगा कि इस शहर को रियल में डेवलप कैसे करना है। मेरा दिमाग में विजन इंदौर का है, मेरे दिमाग में विजन उत्तराखंड का जो एसेंस है ना, एसेंस कि अंदर घुसे फूटहिल के अंदर, उसे महसूस हो कि मैं शहर के फूटहिल में आ गया हूं, पहाड़ों में चढ़ने जा रहा हूं, पर्यटक को महसूस हो यार हल्द्वानी जैसे शहर में यार मजा आया। इंदौर में लोग कहते हैं, सूरत में लोग सफाई के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ऐसा ही कुछ ये मेरा विजन है। सलाहकार समिति जो मैं बनाने जा रहा हूँ शहर की, जो अगर बनेगी, भगवान चाहेगा मुझे सब मौका मिलेगा, उसमें ये सारे बुजुर्ग होंगे, सारे खिलाड़ी भी होंगे, इसमें युवा होगा, उन सब तो सलाहकार समिति हमको कहेगी कि आप ऐसा करो, शहर के नियोजन के लिए ऐसा करो। अधिकारी तो है ही मौजूद, लेकिन आपको जनता की आवाज भी सुननी पड़ेगी। जो आप दबाव की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दबाव शहर में बढ़ता जाएगा, सीमित जगह है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैकल्पिक रास्ता जो मैंने आपको बोला है, अगर आप इसे सोचें, मैं चाहता हूं कि दिल्ली से आने वाला बाहर निकल जाए, उसे नैनीताल जाना, हल्द्वानी में ना आए। वहां से चलने वाला वहां चले जाए, उसको कोई जरूरत नहीं कि हल्द्वानी में ट्रैफिक बढ़ाए, बिकॉज वो भी फंसते हैं, जाम भी लगता है, बाजार की स्थिति वैसी ऑनलाइन ने खराब कर रखी है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपको दबाव, और दूसरा 4-5 चीजों, नियोजन की जहां तक बात है, नियोजन अधिकारी अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो सलाहकार समिति की जो मैंने बात कर रहा हूं,
वो शहर के बहुत टॉप मोस्ट ब्रेन्स उसके साथ होंगे नियोजित करने में। और मैं आपको 12मासा में इस बात को बोल रहा हूं, मैं 3 से 4 महीने के भीतर वो सलाहकार समिति का गठन कर करके प्लीज आओ, शहर के नियोजित करने में, हल्द्वानी शहर को नियोजित करने में आओ, हमको राय दो। तो ये सब हम करेंगे। अभी दिमाग में ये विजन है, हम चाहते हैं हमारा शहर इंदौर की तरफ। और कुछ भी ना हो, अगर किसी ने टाटा नगर देखा है, छोटी सी जगह टाटा नगर, आप देखेंगे उसको, वहां पर टाटा साहब ने बहुत कुछ, पीने का पानी हमारे ढक्कन तमाम, भाई साहब आप चले जाएं, अभी मैं लोहरे साल वगैरह इस साइड गया था, लोग कहते हैं कि भाई साहब पानी भरा हुआ रहता है, बरसात में हमारा रहना जीना दोबारा नरक में हम जीते हैं, है ना। ये तो हाल है। कहीं पर वो मैं गया था वहाँ ब्यूरा के साइड में, तो वहाँ पे काला पानी आता है। मतलब हुआ क्या है 10 साल में, ट्रिपल इंजन पता नहीं कौन कौन से इंजन है भैया। भाई फिर वहीं पर आता हूँ कि घुड़सवार अगर अच्छा होगा तो घोड़ा चलेगा, नहीं तो ऐसे ही चला। रकसिया नाला का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऊपर आपके देवखड़ी में नाले का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अरे कब सुलझेंगे? जमरानी आपका ये तो क्या नाम कहते हैं, दमन है, वो राजनीति का अड्डा बन गया था। खत्म हो 5 साल के भीतर मैं नजूल और दमन खत्म करके दम लूंगा। देखो मैं फिर चाहता हूं, मेरे अंदर जुनून है, काम करने का जुनून है चुनाव को जीतने का। यहां पर जनता मेरी बस मदद कर दे एक बार। ये ट्रिपल इंजन प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता। चलिए, हम सरकार के साथ कॉपरेट करके काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार के साथ तलवार लेके लड़ने चले जा रहे हैं, लेकिन अब देखिए पढ़ा लिखा आदमी भाई मुद्दों को लेकर सरकार के पास जाएंगे, मैं इसमें कुछ नहीं होता, कोई सरकार नहीं होती। और आपकी बात को बस 1 मिनट और लूंगा। सबसे बड़ी बात है, ये चुनाव जनता लड़ा रही है। ये कांग्रेस बीजेपी का अकेले चुनाव नहीं हुआ है, ये चुनाव जनता लड़ा रही है। ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे संचित जो मेरे कर्म थे 32 साल के, वो संचित कर्म जहां मैंने जनता के बीच में रहा, मैंने कभी नहीं छोड़ा। दूसरों का विषय में नहीं जाना चाहता, आप उनसे जरूर पूछिएगा। आप मेरे पास आएंगे तो उनके पास भी जाएंगे, आप उनसे जरूर पूछिएगा कि आप कहाँ कहाँ रहे जनता में, कितने घरों में आप घूमे इसी शहर में, पूरे नगर पालिका क्षेत्र में, कितने महापालिका क्षेत्र में कितने आपने आंदोलन करे। अभी मुझसे कह रहे थे, मतलब विषय देखिए आप उनके। बात करता हूं आसमान की तो वो बात करते हैं पाताल की। अरे भाई नगर निगम के मेयर के पद पर खड़े हो, अपना विजन बताओ। वो बोला हिंदू मुसलमान ये वो, क्या ड्रामा है। शहर के लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि विषयगत राजनीति केंद्रित होनी चाहिए मेयर और अपने विजन पर। विषयगत राजनीति इस पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए कि हिंदू मुसलमान। इसके अलावा कुछ और है, आप देख लेना, उनका पूरा सोशल मीडिया उठा के देखिए, कुछ नहीं उनके पास हिंदू मुसलमान। यहां तक कि मैंने सुंदरकांड अपने ऑफिस में करा है, उनको सुंदरकांड से प्रॉब्लम है। अरे भैया मैं सनातनी हिंदू बाय चॉइस हूं, बाय ब्लड हूं, बाय पीढ़ी दर पीढ़ी हूं। आई डोंट वांट एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम यू। जो खुद के सर्टिफिकेट उन्होंने संदूक के अंदर बंद करके रखे थे, उनसे तो सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये है, देखो जनता चाहता, बस जनता जहां साथ रहती वहां सारा अकेलापन दूर हो जाता है। आपने बहुत पॉजिटिवली और बहुत स्पेसिफिकली अपने पॉइंट्स बताए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। आपने समय दिया अपने शेड्यूल में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 12मासा से माफी चाह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं चाहता, मैंने वो बात कहना भूल गया। मैं इस हल्द्वानी को विशेष यूथ के लिए मेरा एक संदेश है। मैं चाहता हूँ कि कोटा में, राजस्थान में जैसे शिक्षा का हब है ना, वैसे हमारे पहाड़ का जो है, यहाँ पर बेरोजगार शिक्षित बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये हब बने एजुकेशन का, कोटा राजस्थान की तरह, क्योंकि बच्चे ट्यूशन पढ़ाएंगे, बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे, क्योंकि अदरवाइज ड्राई नशे में जा रहे हैं बच्चे। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस तरह से मोटिवेशन हो मेरा, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो फंडिंग करता है उसको नगर महापालिका, ये भी पता नहीं होगा आपको, उसको नगर महापालिका फंडिंग करता है, और उस फंडिंग से हम बहुत सी महिलाओं और युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। उसमें ये शामिल है, ये जो शिक्षा का हब बनाने की बात बोल रहा हूँ, ये शामिल है। मोटिवेशन तो देना है आपने। यहाँ पर बाहर के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड शांत प्रदेश है, लोग यहाँ आना चाहते हैं। जैसे देहरादून है ना, वहाँ बच्चे भेजते हैं लोग अपने, यहाँ आना शांत प्रदेश है, कानून व्यवस्था ठीक है, तो यहाँ लोग आते हैं, बच्चों को भेजते हैं। मैं चाहता हूँ हॉस्टल देंगे, बाहर के बच्चे आएंगे, हॉस्टल में पे करेंगे, लोगों के घर किराए पे लगेंगे। ये मेरे विजन में शामिल है, और इसको सर मोटिवेशन देने की जरूरत है, फिर क्या है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये मेरा आपको धन्यवाद। मैं आपका समय मैंने ज़्यादा ले लिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो हल्द्वानी के दमदार दावेदारों में जो प्रमुख नाम है, भाजपा प्रत्याशी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत 12मासा में।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज सबने घुघुतिया त्यौहार मनाया होगा, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गजराज जी, पहला सवाल मेरा, जो मैं लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रत्याशियों से पहला सवाल कर रहा हूँ, जनता आपको अपना मेयर क्यों चुने? जनता मुझे इसलिए मेयर चुने कि पिछले 10 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार है। तो उन्होंने जिस प्रकार विकास का पहिया यहाँ चला रखा है, उस विकास के पहिया और आगे बढ़े, तेज गति से बढ़े, इस कारण से जनता मुझे चुने। मेरा 35-36 वर्षों का लगभग सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन रहा है, और हल्द्वानी के जो आज लगभग 40 से 50 वर्ष के रहे होंगे, जो आज होंगे, उन सब के बीच में मैं खेला हूँ, कूदा हूँ, बड़ा हूँ। हर संघर्ष में मैं शामिल रहा हूँ, उनके हर सुख दुख में मैं शामिल रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये मेरा जीवन बड़ी ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ बीता है। इस कारण से भी मुझे जनता चुनी। इसके लिए आपको बधाई। राजनीति में ये मुश्किल होता है कि लंबा राजनीतिक करियर होने के बाद भी स्वच्छ छवि रहे, और आपके बारे में जितना भी हम लोगों ने हल्द्वानी के आम लोगों से सुना, कार्यकर्ताओं से सुना, बाकी जनों से सुना, उन्होंने यही आपकी यूएसपी बताई है कि आपकी जो छवि है वो राजनीतिक जीवन में लंबा होने के बाद भी स्वच्छ है। मैं लेकिन पॉलिटिकल सवालों पे आऊँगा, उससे पहले कुछ हल्द्वानी के इश्यूज़ पे। आपको क्या लगता है कि हल्द्वानी नगर निगम के मेजर इश्यूज़ क्या हैं, और आपकी प्राथमिकता क्या होगी यदि आप मेयर चुने गए तो सबसे पहले आप किन इश्यूज़ पे काम करेंगे? हल्द्वानी प्रगति की ओर अभी है, और हल्द्वानी में क्योंकि जो जाम की समस्या थी वो लगभग अब समाप्ति की ओर है। हल्द्वानी में जो आवारा पशुओं की समस्या थी वो भी लगभग समाप्ति की ओर है। हल्द्वानी में पानी, बिजली, सड़क, सीवर लाइन की बहुत आवश्यकता थी। इन 5 चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उस ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हल्द्वानी में बहुत सारे सुलभ शौचालय भी बनाए गए, लेकिन अभी गिनती कम है, उसको भी बढ़ाएंगे। हल्द्वानी में जो सबसे बड़ी जो मुझे लगता है, मैं घूमा हूँ जितना हल्द्वानी में, शिक्षा के लिए जो स्कूल हैं अभी उनका बहुत मुझे अच्छे तरीके से वो लग नहीं रहे। तो मैंने विचार विमर्श किया है अपने सब लोगों के साथ, तो मेरा संकल्प भी है उन सभी स्कूलों को जो गरीब विद्यार्थियों के लिए होते हैं, गरीब छात्र छात्राओं के लिए होते हैं, उनको स्मार्ट स्कूल बनाने का अपना लक्ष्य है। हल्द्वानी के अंदर क्योंकि पूरे पहाड़ के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ने भी आते हैं और अन्य कामों के लिए भी, वो स्कूली शिक्षा के लिए भी आते हैं, अपनी तैयारी करने के लिए भी आते हैं। उनके लिए भी कहीं पर ऐसी व्यवस्था हो, 500 कमरे का जो एक हॉस्टल बने। मैं भी राजस्थान गया था जी, तो राजस्थान में मैंने चीज़ें देखी हैं। वहाँ क्या कि जो बाहर के बच्चे, मैं सीकर शहर में गया था, जी, तो वहाँ जो बाहर के बच्चे थे उनके लिए सरकार ने 200-250 रुपये महीने में कमरे किए थे, और वो अपना खाना पीना खाते थे। तो मुझे लगता है कि वो थोड़े समय उनका काम चल जाता था। मुझे लगता है कि हल्द्वानी शिक्षा का हब तो बनते ही जा रहा है जी, तो लगभग हर साल बहुत सारे बच्चे आते हैं। उनके लिए व्यवस्था करना कि भाई वो किस प्रकार यहाँ सरलता से रह सकें और सस्ते में रह सकें, बहुत कम उसमें, और वो पढ़ सके अपना, ये उनके लिए करना। इसी प्रकार क्योंकि आज की तारीख में मुझे लगता है कि हजारों बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं। प्राइवेट लाइब्रेरियाँ तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि निगम भी उनके लिए लाइब्रेरी बनाए और बच्चे उसमें नॉमिनल बिल्कुल, जिससे कि उसका खर्चा चल सके लाइब्रेरी का, निगम का, उस पर बच्चे वहाँ लाइब्रेरी में जाएं, पढ़ें। ये सारी चीज़ें हैं। एक विषय और आता है हल्द्वानी में। हल्द्वानी में शांत माहौल, अमन चैन का भी विषय आता है, और पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किए थे कि हाँ अमन चैन बना रहे, सुख शांति बना रहे। लेकिन पिछले 8 फरवरी 2024 को एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरा मन आज भी डरता है। जी, मैं उससे डरता हूँ। अब मैं उस पर आपसे विस्तार से पूछने ही वाला था। उससे मैं डरता हूँ। जी, तो वो चीज़ शांति भी बनी रहे, क्योंकि हल्द्वानी में जितने लोग भी रहते हैं, या तो नौकरी पेशा लोग हों जी, या व्यवसायी हैं, तो उन सब वो अपनी मेहनत से कमा रहे, खा रहे हैं। एक दिक्कत और है हल्द्वानी में, जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं, मैं छोटे व्यवसायी में मतलब ठेला फड़ वाले, ठेले वाले हैं, फड़ वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि वेंडर जोन बने। अच्छा। उनके लिए भी शहर के अंदर स्थान मिले। वो भी, उनको भी, अब होता क्या है कि कोई ठेला वाला है, अब भाई उसको रोजी रोटी चाहिए, उसको पैसा चाहिए,
उसने थोड़ा सा रोड पे लगा लिया तो प्रशासन वगैरह डंडा करना, तो उस वक्त कष्ट होता है दिल को। तो उसके लिए भी वेंडर जोन बने हल्द्वानी सारे शहर में अलग अलग स्थानों पर। जी। कुछ जगह बने हैं, कुछ जगह और बने, वो भी बने, ताकि उनको किसी प्रकार भी कोई भी परेशान न कर सके, वो अपने शांतिप्रिय तरीके से अपना ठीक है। ये चीज है। इसी प्रकार क्या है हल्द्वानी में, यहाँ जो हो सकता है कि वोटर ना हो बेचारे, लेकिन इंसान है। बाहर के लोग भी बहुत आते हैं मजदूरी करने, लेबरी करने, बिहार के और प्रदेशों के, बहुत सारे स्टेटों के। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हो कि ठंड में, जाड़ों में, गर्मी में उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था बैठने की, रहने की, उठने की हो, ताकि उनको भी आए अपना रहे। फिर वो उनका यही रहता नियम कि वो आता है 2-3 महीना काम करता है फिर चले जाते हैं। लेकिन है हमारे भारत में वोट ना होगा, उनका वोट नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए भी कुछ व्यवस्था ऐसी बने कि वो हो। तो इसी प्रकार लगभग 2,42,000 का निगम है लगभग जी। और 60 वार्ड है इसमें जी। मैं चाहता हूँ कि हर वार्ड में कुछ न कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है। ये है। आपने जो संख्या गिनाई अभी वोटर्स की, वो वोटर काउंट पिछले 5 साल में काफ़ी बढ़ा है, लगभग 30,000 के करीब संभवतः नए वोटर जुड़े हैं। तो हल्द्वानी के ऊपर प्रेशर्स बहुत हैं, फुटहिल है, तमाम पूरे कुमाऊं से लोग नीचे आते हैं और यहाँ रहते हैं, और इस तेज़ी से जो ये बढ़ रहा है, हालांकि आपने एक बात कही कि यहाँ जाम की समस्याएं कम हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हल्द्वानी के निवासी आपकी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जाम की समस्याएं कम हुई हैं या सड़कों की। आपसे कहा कम हुई है, कहा समाप्त हुई है नहीं कहा, आप मेरी बात समझे। हाँ। उस ओर हम प्रयास कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं जी। तो आप हल्द्वानी में आए, घुसे होंगे, तो आपने निश्चित रूप से अपनी आंखों से उस चीज को देखा होगा कि बीजेपी सरकार उस ओर प्रयास कर रही है और उसमें काम चल रहा है। हाँ, पहले तो एक एक करके मैं कुछ पॉइंट्स पे आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहूँगा कि एक तो समस्या यही है कि प्रेशर जो है हल्द्वानी पे बहुत है, चारों तरफ से लोग आते हैं और वो प्रेशर आगे जाके बढ़ेगा ही। तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, उसको फीज आउट करने के लिए, उसको कम करने के लिए यदि आपका कोई रोड मैप है तो आप पहले तो उस पर अपनी बात रखें। नहीं, अभी ना जैसे आपने जाम की व्यवस्था की है या प्रेशर की बात की है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। अभी हल्द्वानी के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर आप 10 साल पहले कभी आए होते, जी आए नहीं आए नहीं जी आए, मैं रानीखेत से पढ़ा हूँ तो हल्द्वानी मेरा आना जाना, तो आपने 10 साल पहले की हल्द्वानी और आज की हल्द्वानी में कुछ तो अंतर देखा होगा। हम तो कह रहे हैं धरती आसमान का अंतर है, लेकिन आप पत्रकार हैं तो उसको कम तरह आंकेंगे, तो आपने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो अंतर देखा होगा। आज हम लगातार सड़कें चौड़ीकरण कर रहे हैं, हम चौराहों को चौड़ा कर रहे हैं, हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, हम सीवर की व्यवस्था कर रहे हैं, हम लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, हम सड़कों की व्यवस्था कर रहे हैं। और चौड़ीकरण में कुछ लोगों को कष्ट भी हुआ है, इस बात को मैं महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर भी विचार विमर्श हो रहा है। कई लोगों को उसमें हमने रिलीज भी किया, कई लोगों को हमने दुकानें दी भी हैं, और कई लोगों को हमने कहा जिनकी 5-7 फीट दुकान कम भी हुई है तो उनको 2 मंजिले बनाने का सीधे ऑर्डर दिया है कि आप 2 मंजिला बना सकते हैं, और कई लोग बना भी रहे हैं। अभी कई लोगों को जगह हमारे पास खाली थी, उसमें हमने दुकानें दी हैं। अभी निगम ने, जो मुझे जानकारी है, लगभग 150 बीघे का एक अपना लैंड बैंक तैयार किया है। अच्छा। पिछले 1-2 साल के अंदर उस पर भी कुछ लोगों को उसमें हम रखेंगे। जो हमने वेंडर जोन बनाने की बात की है, ये उसी लैंड में होने वाला है। हम केवल हवा में नहीं कह रहे इस बात को कि साहब हम ऐसा कर देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं कह रहा, मुझे पता है, ठीक है, कि लगभग 150 बीघे का हमने लैंड बैंक तैयार किया है, उसमें इन सारी चीजों को डालेंगे। इसी प्रकार जाम को खत्म करने के लिए लगभग एक नमो बिल्डिंग बनने जा रही है तहसील परिसर के अंदर। अच्छा। 10 मंजिला बिल्डिंग, उसका हाँ पार्क नहीं, उसमें बहुत सारे लगभग पूरे हल्द्वानी के ऑफिस आ जाएंगे। अच्छा। और लगभग 460 या 500 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था उसमें होगी। ठीक है। और लगभग 497 करोड़ की लागत से वो बनने जा रही है। उसका नक्शा वक्शा सारी चीजें पास हो गई। अगर ये आचार संहिता नहीं लगती तो हो सकता है उसका टेंडर भी हो जाता, लेकिन वो लगभग फाइल बैन में, और 25 तारीख की किसी दिन भी बाद उसका टेंडर हो जाएगा और वो काम प्रारंभ हो जाएगा। ये हम बीच बाजार में बनाने जा रहे हैं। उसमें 10 मंजिला मंजिल बनेगी। पूरी हल्द्वानी की सुरक्षा का जो जिम्मा होगा पुलिस को, वो उसी बिल्डिंग से सीसीटीवी के द्वारा वो देखेंगे, यानी सुरक्षित हल्द्वानी बने, उस ओर भी प्रयास हो रहे। ठीक है। इसी प्रकार सरस मार्केट में एक जगह है जहाँ पार्किंग है, उसके लिए भी विचार यह है कि उसको भी हम 2 मंजिला 3 मंजिला करें ताकि मार्केट की पार्किंग उसमें हो सके। तो ये इस तरह हम बढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम केवल 2-3 कमरों का ही मकान बनाते हैं,
तो उसमें भी हमें 5-7 महीना, 8 महीना, 10 महीना लगता है, लगभग साल भर लग जाता है उसका गृह प्रवेश करने तक। हल्द्वानी में भी 2-2.5 साल से काम चल रहा है प्रारंभ हुआ, और इतना बड़ा शहर है, मुझे लगता है अभी लगभग, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुनाव है तो इसलिए हिसाब कल कर देंगे, लगभग 1 वर्ष और लगेगा। 1 वर्ष लगभग अच्छा। इतना तो और लगता है। आपकी इसी बात से मेरा एक सवाल ये है कि देखिए, केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार आई है, राज्य में दूसरी बार, लगभग दूसरा कार्यकाल 2 साल में सरकार भाजपा की पूरा करेगी, और 10 साल से हल्द्वानी में मेयर प्रत्याशी की भी उसके रहे हैं। तो कोई इसलिए आपके ऊपर बर्डन ज्यादा है चीजों को जस्टिफाई करने का। आज ही एक रिपोर्ट में देख रहा था कि हल्द्वानी में जो सड़कें हैं, लगभग 1000 किलोमीटर की सड़कें नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिनमें से कि लगभग 90% नगर पालिका की भी हैं, बाकी कुछ पीडब्ल्यूडी की हैं, और नगर निगम के अंतर्गत जो सड़कें हैं उनमें से 1/3 सड़कें बहुत बुरी स्थिति में हैं। खुद ही आया हो ना रिपोर्ट, खुद ही आई होगी रिपोर्ट, मतलब ये आया हो ना कि रोड हाँ खुद ही हुई है, जगह जगह एक डिपार्टमेंट काम करता है और उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट काम करता है, और एक दूसरे डिपार्टमेंट पे, जबकि ये नहीं होना चाहिए कि तीनों जगह आप इसको यूएसपी की, बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर आप इसे यूएसपी की तरह से इस्तेमाल करते हैं कि भाई केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, निगम में भी बनाओ तो 3 इंजन लग चुके होंगे। ये 3 इंजन पिछले एक पूरे दशक से तीनों इंजन यहाँ रहे हैं हल्द्वानी में, फिर इतनी समस्याएं क्यों आती हैं? इसलिए है, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। वो सड़कें खुद ही नहीं है, फिर मैं आपको बताऊं, वो सड़कें खोदी गई हैं। अच्छा, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा जी, पर इसलिए खोदी गई हैं कि उनमें सीवर लाइन पड़ेगा, उसमें पानी का पुनर्गठन हो रहा है, पाइपलाइन पड़ेगा, उसके बाद गैस की पाइपलाइन पड़ेगी। पर ये हर तीसरे चौथे महीने में क्यों हो जाता है? फिर मैं उसी पर आ रहा हूँ। अभी लगभग 1-1.5 वर्ष पूर्व ही हमको पैसा मिला हुआ है केंद्र से, लगभग 2200 करोड़ का मोदी जी पैकेज देकर गए थे। निगम की 10 साल पहले हालत आप देखिए एक बार, अभी आप आज का मत देखिए कि आज क्या आया है, आप एक बार निगम में जाइए और 10 साल पहले की हालत देखिए कि निगम के पास कितना पैसा था। 3-3 महीने में तनख्वाह मिलती थी, 3-3 माह, 1-1 साल में पेंशन मिलती थी। आप पूछेगा वहाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बार, वहाँ पूछेगा। अभी हमारे वर्तमान मेयर है, उनसे भी आप बात करिए इस बारे में। आज पिछले 2 साल से कोई भी पेंडिंग काम निगम में नहीं पड़ा, किसी की तनख्वाह पेंडिंग नहीं है, किसी की पेंशन पेंडिंग नहीं है, एक बात। दूसरी बात, निगम के पास इतना पैसा नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, स्टेट भी छोटा है, स्टेट भी बहुत सारा पैसा एक निगम को नहीं दे सकता। हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हो, आदरणीय अजय भट्ट जी सांसद हैं, यहाँ के विधायक बंसीधर भगत जी कालोनी के जो नगर विकास मंत्री रहे, वर्तमान मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, चारों लोगों ने जीत की प्रपोजल बनाए, प्रस्ताव बनाया, केंद्र को भेजा। लगभग मोदी जी जब यहाँ आए तो उन्होंने 2200 करोड़ रुपए की घोषणा की, उसमें से लगभग 1400 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हम जब केवल एक मकान बनाते हैं तो उस पर साल भर लगता है, ये हल्द्वानी बनाने की बात है। इसलिए मैं इस बात को आप पॉजिटिव देखिए कि जितने सड़कें खुदी हुई हैं सब में सीवर लाइन पड़ने जा रही है, कहीं पड़ गई होगी, कहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कहीं पड़ गई होगी, कहीं पड़ने जा रही होगी। ठीक है, हर पुनर्गठन हो रहा पानी का, जल पूरे, क्योंकि लगभग 30-35 साल पुरानी लाइनें हो गई थी, उस सब लाइनों को दोबारा से पुनर्गठन उसका कर रहे हैं। पानी की लाइन पड़ रही, गैस पाइप की लाइन पड़ रही है। मेरा ये कहना है कि मैं हल्द्वानी वासियों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 1 दशक बहुत होता है। नहीं, फिर आप उल्टी तरफ ले जा रहे हैं बात को। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या, भाई बिना पैसों का मकान बना लेंगे? नहीं, वो बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 2200 करोड़ का भी 1-1.5 साल पहले पैकेज मिला, ठीक है, और तुरंत उसमें काम प्रारंभ हो गया, पूरा काम प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक जगह लगभग 70% तक हम सीवर लाइन डाल चुके हैं, लगभग 80-85% तक पानी का पुनर्गठन कर चुके हैं, लगभग मैं समझता हूँ 40 से 45% पूरे शहर के अंदर गैस पाइपलाइन हम जोड़ चुके हैं। अब लेकिन क्या है कि विपक्ष के आदमी खुद ही है, मैं खुद स्वीकार करो ना, खुद ही नहीं है, खुद ही गई है, उनकी सुविधा के लिए खोदी गई है। आज चुनाव से पहले रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ये सनद रहेगी। आपने 1 साल नहीं, आप जाइए ना, आप जाइए जहाँ सड़कें खुदी है वहाँ जाइए कि सीवर लाइन पड़ गई कि नहीं पड़ गई, एक बार पूछे ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये अब ऑन रिकॉर्ड चला गया है। और अरे भाई आप मुझे 1 वर्ष का समय तो दीजिए। बिल्कुल, आप इस हल्द्वानी में आएंगे, आपको एक सड़क
चमचमाती मिलेगी, बिल्कुल मेरा आशय चमचमाती यही था मिलेगी। कि आप जीतते एक साल भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, जहाँ पाइपलाइन पड़ चुकी है सीवर की, वहां तो 2-3-4 महीने के अंदर सड़कें बन जाएंगी। जहाँ नहीं पड़ी है वहाँ सीवर लाइन पड़ेगी पहले, फिर पाइप लाइन। जो आपने कहा कि साहब तीनों विभाग एक साथ नहीं है, अभी बताइए अगर तीनों विभाग एक साथ नहीं होते तो कहीं सड़कें बन गई होती, दोबारा खुद रही होती। हमने क्या कहा है, सीवर लाइन डालो, पुनर्गठन पानी का करो, उसका करो, उसके बाद सड़क बनाओ। पहले सीवर लाइन पड़ जाए, जी पानी की लाइन पड़ जाए, उसके बाद सड़क भी बनेगी। मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से जी। कि भाई 1 वर्ष का मुझे समय तो दीजिए। बिल्कुल, मैं ये सारे काम होने हैं, ये सारे काम होने हैं। 1 साल बाद जब हम आपका इंटरव्यू करेंगे, आपके मेयर आप यदि जीतते हैं नहीं, तो हम यदि इसको जितना आधार बना के आप इसमें संशय बिल्कुल मत रखिए, जी, बिल्कुल संशय मत रखिए। ये बहुत अच्छा है कि ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं है नहीं, कि आप बिल्कुल पूरी संशय तरह मत जीत रखिए रहे हैं। भाई। अच्छा, कुछ हल्द्वानी की जनता जागरूक है। जी हाँ, कुछ पॉलिटिकल सवालों पे मैं जरूर आऊंगा। एक लेकिन बात उससे और, पहले एक चीज, एक जो एक मुख्य समस्या थी हल्द्वानी की, उसका भी निदान हमने कर दिया है। अच्छा। मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हल्द्वानी में आवारा पशुओं की बहुत बड़ी संख्या थी। अगर आप 2-3 साल पहले आए होते तो आपको हर सड़क में आवारा पशु दिखते। अच्छा आज की तारीख में निगम ने अपना 75 बीघे की गौशाला अपनी बनाई हुई है, अच्छा, जिसमें लगभग 2,500 से 3,000 पशु पहुंचा दिए। कहाँ पे है ये? ये गंगापुर कबड़वाल में। अच्छा। कोई भी जाके देख सकता है, आप भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप जाइए। ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें एक एक चीज मैं आपसे कहा ना, मैं मेरा जीवन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा जी। है। जो चीज होनी है ओके, जो चीज नहीं होनी है ना। ठीक है। कुछ लोग नाराज भी होते हैं, कुछ लोग खुश भी होते जी। हैं। कहते हैं भाई बंदा कह तो देता ना, जो यस होनी है तो यस, नो है तो नो। गजराज जी, पिछले कुछ समय में हल्द्वानी राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। आपने एक घटना का जिक्र भी किया, फरवरी में जो हुई थी 2024 में, और अच्छे कारण नहीं रहे उस तरह की सुर्खियों के। और उसी की तरह बनभूलपुरा जो इलाका है यहाँ का, जिसने इंटरनेशनल नेशनल फेम पाई गलत कारणों से, उसी तरह की नजूल भूमि की एक बड़ी जो है डिस्कोर्स हल्द्वानी में होता है। आप यदि चुने जाते हैं, इस दिशा में आप क्या करेंगे? आपका स्टैंड क्या है इस पूरे इशू पे, बनभूलपुरा के इर्द गिर्द जो इशू है उस पर, और नजूल भूमि की अन्य भूमियों पर? क्योंकि हमें यहाँ की कुछ सरकारी संपत्तियां भी हैं जो नजूल भूमि की जमीन पर हैं, तो उस पर आपका क्या पक्ष है? इसको आप इस तरीके से देखिए कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जी पिछले 24 वर्षों में कुछ लोग उत्तराखंड की ओर पलायन कर रहे हैं। कौन लोग हैं आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी 2 साल पहले का एक हमारा वहाँ शांतवादी है, धारी तहसील, आप कभी जाइएगा। अच्छा। तो वहाँ पर 60 लोगों ने प्लॉट ले लिए। मैंने उसका विरोध किया। बोले विरोध क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ये 60 लोग मुझे बता दें कि वो यहाँ पर ये व्यवसाय करने वाले हैं, जहाँ पर एक जनरल स्टोर नहीं चल पाता, जहाँ पर एक चाय की दुकान नहीं चल पाती, आखिर वो 60 लोग कहाँ से आए, क्यों आए, या उनका इरादा क्या है, वो क्यों 60 लोग प्लॉट ले रहे हैं? मुझे बताएं तो सही। भाई कारण तो होगा ना। आप यहाँ आए, आपने कहा इंटरव्यू लेना है, कारण है ना। ठीक। आखिर वो क्यों आए, उसका मैंने विरोध किया। उस वक्त मुझे विदेश से भी 2 फोन आए। अच्छा। कि हम आपको, जो भी उनकी भाषा होती है, मेरा भाई मैं तो पहाड़ी आदमी हूँ यार। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं थ्रेट कॉल्स आए? हाँ, अच्छा। मेरा मैं पहाड़ी आदमी हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। मैंने तो ये पहाड़ से सिर अपना पटक पटक के संघर्ष सीखा है। तो मतलब उसमें कोई इतना बड़ा गैंग शामिल था कि विदेशों से? अच्छा। हाँ भाई, बाद में बड़ी मुश्किल से उसे कैंसिल कराए हमने रजिस्ट्रियाँ। अच्छा। एक कोई टापू है पहाड़ का, 60 लोग बाहर से आते हैं लेने उसे, क्या कारण है भाई इसका? वो भी एक नेशनल न्यूज बनी थी मेरी। जी। हमने प्रश्न किए। अब आप बनभूलपुरा में आ जाइए। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें मुझे समय दीजिए आप। जी। हल्द्वानी में बेल बाबा से लेकर जी। काठगोदाम तक ये लगभग कितना होगा? मुझे लगता है 12, 13, 14 किलोमीटर होगा। जी। ठीक है जी। ऐसे ही जी। कालोडूंगी चौराहे से लेकर जी। कटघरिया तक लगभग 7-8 किलोमीटर होगा। जी। ऐसे ही कुसमखड़े से लेकर जी। लामा चौड़ चौराहे तक ये लगभग 7-8 किलोमीटर होगा। कितना हो गया? 15, लगभग 30 किलोमीटर। जी। 30 किलोमीटर में सरकार ने कहा कि हम अतिक्रमण हटाएंगे, सड़क चौड़ीकरण करेंगे, चौराहे चौड़े करेंगे, और ये अतिक्रमण हटा। ठीक है। गंभीर विषय कह रहा हूँ, और ये जनता को भी समझना चाहिए इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। उस 30 किलोमीटर में लोगों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया, बातचीत की।
उनके प्रश्नों के समाधान भी हुए। कुछ एक दो लोग रह गए होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ 150 बीघा हमारे पास निगम की लैंड बनी है, लैंड बैंक बना है, उसमें उसको हम समाहित करने वाले। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई अराजकता नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं हुआ। बनवलपुरा में भी अतिक्रमण हटाने निगम की टीम जाती है, प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं। क्या कारण था भाई कि 30 किलोमीटर किसी और केवल 1 किलोमीटर के अतिक्रमण हटाने में आपने पुलिस वालों को बंधक बना लिया, महिला पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया। उनके फोन आए कि हमको ये जला देंगे। आपकी प्लानिंग क्या थी? आप क्या करना चाहते थे हल्द्वानी को? ये 10 वर्षों से आप जाके पूछिए शहर में, 10 वर्षों से इस प्रकार का कोई दंगा अराजकता इस हल्द्वानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद नहीं हुई है। अब आपकी क्या प्लानिंग थी? आप हमें बताएं, जनता को बताएं। नहीं, मैं समाधान भी जानना चाह रहा हूँ कि इस समस्या का, चाहे वो बनभूलपुरा हो या नजूल भूमि की अन्य जगह, नहीं, मैं तो ये पूछता हूँ कि जो वहां पर रह रहे थे जो लोग रह रहे हैं 1 नंबर से 17 नंबर तक, कभी उन व्यक्तियों को छेड़ा भी नहीं गया, ना उनको हटाया गया। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी बात को गौर से, जिनकी अपनी जमीन है, जिनके अपने मकान है, हम उनको बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं। सरकार कर भी नहीं सकती, नहीं कर सकती। जो नजूल में है वो उनको भी टच नहीं कर सकती। आप भी जानते हैं, पूरी हल्द्वानी जानती है, वो लोग भी जानते हैं। लेकिन आप रेल की पटरी पे बैठ जाएंगे, आप रेलवे का विस्तार नहीं होने देंगे। उस कारण से सारी ट्रेनें लाल कुआं तक आती हैं। आपको पता होगा शायद, आप पत्रकार महोदय हैं। वंदे भारत पूरे देश में चल रही, काठगोदाम से क्यों नहीं चल रही? आपको लगता है उसका एकमात्र कारण यही है? एकमात्र कारण आप पूछे ना, रेलवे से पूछे कि भाई उनकी पटरियां क्यों नहीं बिछ पा रही हैं। अब एक बार ये कभी रेलवे ने ऑफिशियली कहा कि हमारी पटरियां नहीं बिछ पा रही? रेलवे क्या कहती नहीं कहती आप उनसे पूछो। रेलवे ने कहा है कि हमारी जमीन खाली करो, और वो कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट का आदेश था कि इसको खाली किया जाए। सरकार प्रतिबद्ध है कोर्ट के लिए, भाई कोर्ट ने आदेश किया तो उसको करेगी। कोर्ट ने आदेश तो मलिन बस्तियों के लिए भी किए थे, आपसे कह रहा हूं, वहां तो ऑर्डिनेंस आ गया। आप कारण क्या है? हाँ जी, आप मुझे बताइए ना, कारण क्या है कि जिस कारण से हल्द्वानी शहर खूबसूरत बने, उसमें कोई बाधा आएगी तो उसको सरकार हटाएगी या नहीं हटाएगी? एक बात। दूसरी बात, उन लोगों को कोर्ट जाने का रास्ता था, सरकार से बात करने का रास्ता था, वो प्रशासन से बात करते। आप बंधक बना लेंगे किसी, आप पत्थर वहाँ क्या कहते हैं वो जो सीसी के अंदर पेट्रोल बम जिसे कहा जाता है वो फेंक देंगे। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? हिंसा तो कभी भी कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो किधर से भी हुई, उसकी उतनी किधर से नहीं। फिर आप घुमाइए मत बात को, किधर से नहीं हुई, एक ही तरफ से हुई है। ठीक है, ये आपका कहना है, ये मेरा नहीं कहना, ये जनता का कहना है, उन लोगों का कहना है, प्रशासन का कहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को। मैं तो जो गांधीनगर के लोगों ने जब मुझे फोन किया, आरएसएस वालों को फोन किया, भाई हमें तो जला देंगे, तब हम 250 लोग पहुंचे उनके गांधीनगर वालों के साथ खड़े हुए। वो तो ये कहिए कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त था, इसलिए वो घटना रुक गई। उनका इरादा केवल वहीं पर नहीं था, वो पूरी हल्द्वानी को दंगे की आग में झोंकना चाहते थे। उसके पीछे कौन लोग हैं, पहले आप उनसे बात करिए, भाई आप ऐसा क्यों चाहते थे? सवाल इसलिए उठते हैं गजराज जी, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि कोर्ट का आदेश था और सरकार प्रतिबद्ध है उसका पालन करने के लिए, लेकिन कोर्ट जब आदेश देता है मलिन बस्तियों को हटाने के लिए, तो सरकार 3 साल के लिए ऑर्डिनेंस लाती है, फिर 3 साल बाद दोबारा ऑर्डिनेंस लाती है, उसको रिपीट करती है और सरकार कोर्ट के आदेश को रोक लेती है। सरकार हो या सरकार हो, कोर्ट हो, कई बार पहले नोटिस दे चुकी हैं, कई बार पहले कह चुके हैं। ये दोनों कई चीजें क्या होता है, कई चीजें क्या होती हैं कि कुछ बस्तियां ऐसी होती हैं कि जो विकास में बाधा नहीं बनती, वो अलग होती हैं, तो सरकार चाहती है चलो कोई बात नहीं, हमारे देश के लोग हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे रेलवे पटरी बिछानी है, आप वहाँ बैठे हैं तो आपको हटाया जाएगा, क्यों नहीं हटाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल वो ना भाई, हम तो ये कहते हैं हल्द्वानी के विकास के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ी है, इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम रोकेंगे नहीं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जबकि आदमी चुनाव में कहता नहीं मैं ऐसा कर दूंगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा हम इस काम को नहीं रोकेंगे। हम सरकार के स्टैंड के साथ हैं, कोर्ट के स्टैंड के साथ हैं। हम चाहते हैं हल्द्वानी का विकास हो, हम चाहते हैं ट्रेनें काठगोदाम तक आए, हम चाहते हैं वंदे भारत यहाँ से भी चले, हम चाहते हैं ट्रेनें चले तो यहाँ का व्यवसाय बढ़े, हम चाहते हैं यहाँ के व्यवसाय जो व्यापारी लोग उनका भी व्यवसाय बढ़े। हम तो चाहते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो इसको रोकेंगे, इसके लिए करेंगे, हम कोर्ट, हम नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं वो अतिक्रमण हटे। जिस प्रकार कालाढूंगी चौराहे से कटघरिया तक हटा, जिस प्रकार कुसुमखेड़ी से कमलागांजे तक हटा, आप जाइए ना, ये कमलागांजे चौराहे पे मेरा मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है हनुमान जी का, मेरे परिवार ने बनाया है उसे, वो टूट रहा है।
आप जाइए ना एक बार देखिए, मेरा स्वयं मेरे परिवार का मंदिर जी। हनुमान मंदिर बहुत मेरे जो बहुत बुजुर्ग थे उन्होंने बनाया है, वो टूट रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, टूट रहा है, हम रोक रहे हैं क्या उसे? मैं तो सरकार में हूँ, प्रत्याशी में हूँ, मैं रोक सकता हूँ, आप भी जानते हैं। मैंने नहीं, हल्द्वानी की प्रगति चाहिए तो तोड़ो, कोई बात नहीं, टूट रहा है। आप अभी जाएंगे जब देहरादून को तो कमला बाजार चौराहे पे जाना, हनुमान मंदिर पूछना, ये मेरे बहन लोग, मेरे जीजा जी लोग, हम सब परिवार का है। ठीक है, टूटा, हम पावर का इस्तेमाल गलत जगह नहीं करेंगे। ठीक है। बिल्कुल। आपने बहुत विस्तार से इश्यूज पे बात रखी। बस लास्ट में एक संगठन से और पॉलिटिकल सवाल कि हल्द्वानी सीट यहाँ की सबसे बड़ी नगर निगम की सीट है और टिकट बंटवारे को लेकर खूब यहाँ पर चर्चाओं में रहा। एक बार सीट आरक्षित हुई, फिर अनारक्षित हुई और ये भी कहा जाने लगा था कई जगह से कि आप यदि सीट टिकट नहीं मिलता है किसी ये कैंडिडेट मान्यवर के ऐसा आने है, से, ये हर समय होता है जी, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। अभी जब कांग्रेस में भी नहीं हुआ क्या? नहीं सब जगह होता है। मैं उसने भी मांगा, इसने भी मांगा, वो कांग्रेस में भी कर लेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, बीजेपी में कहते हैं। यहाँ से ये हर दल में होता है भाई, यहाँ एक से बात। जी, और ज्यादा झगड़ा जहाँ होता है, जहाँ ज्यादा झगड़ा होता है वहां पर समझिए कि वो सत्ता में आने वाले लोग हैं। तो सबको लगता है कि हम जीतेंगे। यूजुअली ऐसा होता है नगर निगम में, जब कोई निवर्तमान मेयर जो हैं उनको रिपीट किया जाता है यदि उनका कार्यकाल बेहतर रहा हो तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा रिपीटेशन नहीं दिखा हमको कि आपके जो सिटिंग मेयर थे उनके 2 कार्यकाल के बाद तीसरा कार्यकाल रिपीट नहीं किया गया। क्या इसको ऐसा माना जाए कि एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों में नाराजगी थी कि बहुत अच्छे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये गजराज सिंह बिश्ट नहीं कह रहा, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं बोल, कांग्रेस के लोग भी, कांग्रेस के जोगिंदर पाल सिंह रोहतले पर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पा रहे। 10 साल ईमानदारी से उन्होंने काम किया है, लेकिन पार्टी की अपनी नीतियां होती हैं। आपने पूरे प्रदेश में देखा होगा कि पार्टी ने तय किया जो पहले मेयर थे उनको हम नहीं लड़ाएंगे, नए लोगों को मौका देंगे, उसके तहत मुझे टिकट मिला, एक बात। लेकिन आप मुझसे नहीं पूछेंगे, मुझे पता है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ये केवल हल्द्वानी निगम का चुनाव नहीं है, वो हम पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। इस हल्द्वानी में लगभग 13-14 लोगों ने मेयर प्रत्याशी का पर्चा भरा, ठीक है। आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो एक ही व्यक्ति के साथ डील करती है, केवल एक व्यक्ति के साथ, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, वो व्यक्ति किस दल का है ये भी नहीं देखती। आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप जाइए, आप उससे पूछिए आप किस दल के हैं, ठीक है। आप सपा प्रत्याशी के चुनाव नॉमिनेशन वापस लेने को लेकर आप बिल्कुल आप बोलिए, उस पर कल बोलिए जी। समाजवादी पार्टी कौन है आप नहीं जानते क्या? आप भी जानते होंगे। इस प्रदेश का, मैं हल्द्वानी की बात नहीं कर रहा हूँ अब, इस प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, जो एक दिन भी जेल गया होगा, जो एक दिन भी थाने में गया होगा, वो भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया हमारे साथ। पर समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं उनको पद्म भूषण किसने दिया? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं हम जानते हैं मुजफ्फरनगर कांड जो है उससे समाजवादी पार्टी वो कांड है, समाजवादी पार्टी वो दल है जिसने रामपुर तिराहे पे, ये राज्य केवल आंदोलन से नहीं मिला, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल ये राज्य केवल ये राज्य केवल शहादत में भी नहीं मिला, ये राज्य हमारी इज्जत आबरू लूट कर, जी बिल्कुल। मैं इसीलिए राज्य केवल इसलिए नहीं मिला कि मेरे आंदोलन किया, आपने किया, उसने किया, हम हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। इस आंदोलन के लिए माताओं बहनों ने अपनी इज्जत तक खोई है जी, है ना। उसी समाजवादी पार्टी को पद्म भूषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात नहीं समझ रहा आप? नहीं आप बर्डन तो लेना पड़ेगा, आप किसी बात को पकड़ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ आपने क्यों किया, मैंने क्यों किया। आपको इतने छोटे से चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है, क्या कारण है भाई? एक बात। दूसरी बात, कल का अखबार पढ़िए आप हल्द्वानी का, अखबार पढ़ना आप, वो मेरे पे कटिंग भी होगी, मैं दूंगा आपको। आप उनके बीच में वोट मांगने जाते हैं और वहाँ मीडिया वालों से कहते हैं भाई कोई फ्लैश मत करना, ये फोटो नहीं खींचनी है, ये ऐसा नहीं करना है। क्या कारण है इसके, क्या कारण है? आप पूछे ना एक बार कांग्रेस से। अच्छा ऐसा हुआ है कि अखबार में देखिए ना, अखबार मेरे पास में दूंगा आपको जी, अखबार दूंगा आपको। पूरे मीडिया कर्मी समझ, नहीं भाई ये मत खींचना वाली फोटो, क्या भाई? एक बात। दूसरी बात, आज तक आप कभी भी हनुमान चालीसा हाथ में लेकर किसी को घूमते हुए देखा, किसी सनातनी को? आपने बताइए,
नहीं कोई भाई जेब में रखता है, दिखावा दिल क्यों में करेगा? रखता है, हाँ जी। पढ़ता है, याद करता है। आप मुझसे पूछिए, मैं भी सुना दूंगा। कुछ नहीं सुना पाऊंगा, हनुमान चालीसा सुना दूंगा। आप आखिर ऐसी नौटंकी क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है भाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप, मतलब आप कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप भाई ये बताइए ना, आप इस पर- अगर आप दिखाना कर रहे हैं जी भाई, राहुल गांधी ने जब दिखावा गया जनेऊ बाहर से पहनी तो उसका कारण था, उसने अपने को ही दिखा कि नहीं मैं भी सनातनी हूँ। भाई आप सनातनी परिवार में पैदा हुए, आपको दिखावा करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पर गलत हैं। आपका मन गवाही नहीं दे रहा, आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही, आपका जमीर गवाही नहीं दे रहा कि आप गलत कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हम गलत कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, मैं दूसरी बात मैं क्या कर रहा हूँ, ये हनुमान चालीसा लेकर कौन चल रहा था? पूछिए ना जनता से, मैं क्यों बताऊं आप भाई? किसी प्रतिद्वंदी मैं क्यों हैं तो- नहीं, मुझे नहीं पता कौन चल रहा था। जनता बताएगी आपको, मैं नहीं बता सकता मुझे नहीं, कंटेक्स्ट नहीं पता इसलिए भाई, मुझे नहीं पता जी जनता बताएगी भाई। इस बात मैं क्यों बताऊं? जी ठीक है। मैं आप कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना? हम क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं, हम आप मेरी जनसभाएं देखिए, मेयर प्रत्याशी बोल रहे हैं निवर्तमान, पहले मुझसे पहले वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है हल्द्वानी शहर में। फिर मैं कह रहा हूँ मेरा क्या विजन है, मैं क्या करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस बात को क्यों नहीं बोलूंगा? वो एक विजया ध्यानी जी हैं, यूपीडी की हैं, वो बेड पर है। क्यों है आपको जानकारी नहीं? मुझे नहीं पता। क्योंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उनके ऊपर लाठियां बरसी, उनकी कमर में चोट आई, तब से वो बेड पर है। उनका मुझे फोन आया, वो बीजेपी की नेता नहीं है, वो यूकेटी की बड़ी नेता रही है। आज वो गुड़गांव में अपना इलाज करा रही है। उनका मुझे फोन आया, उन्होंने कहा बेटा तेरा वोट पक्का। उन्हें मुझे चाहे वेंटिलेटर हो, कहीं हो, मुझे आना पड़ेगा, मैं तुझे वोट देने आऊंगी। अरे मेरे दीदी ऐसा क्या होगा, आप तो हमेशा कांग्रेस को वोट देती है। कह रही नहीं बेटा, बोली इसने इतना गिर गई कांग्रेस कि समाजवादी पार्टी का सहारा ले लिया। आखिर क्यों? और ये केवल मेरे चुनाव की बात नहीं है, ये उत्तराखंड के उन लाखों करोड़ों आंदोलनकारियों के मुंह पर तमाचा मार दिया इन्होंने कांग्रेस ने। और कांग्रेस का पतन निश्चित रूप से आप समझ लीजिए, निश्चित रूप से है ही पतन, और नीचे जाने वाली है। ये केवल चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का, जिस दल का जमीर खत्म हो जाए, आत्मा मर जाए, वो जीवन फिर जी नहीं सकता, ये आप समझ लीजिए। तो कांग्रेस की आत्मा भी मर गई, जमीर भी मर गया। तो आप कह भी देना, जहां कहना हो मुझसे मैं कह दूंगा, आप भी कहिए। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि हल्द्वानी सुरक्षित बने, हल्द्वानी खूबसूरत बने। और जैसे ही आप हल्द्वानी में अगली बार घुसे 1 साल बाद, घुसते ही आप कहें वाह हल्द्वानी, उस संकल्प के साथ में जनता के बीच में जा रहा हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपने बहुत विस्तार से अपना विजन रखा, बहुत विस्तार से हल्द्वानी पर पॉइंट वाइज पॉलिटिकल बातों पर भी और आपके एजेंडा पे भी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि 1 साल बाद हम फिर से आपके साथ में एक इंटरव्यू करें जब आप मेयर की कुर्सी पर हों, और इस इंटरव्यू को आधार बना के उस वक्त हम वो इंटरव्यू करें। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हल्द्वानी नगर निगम से मेयर पद की दावेदारी कर रहे दमदार दावेदार। हमने दोनों मुख्य प्रतिद्वंदियों की बातचीत आपसे करवाई, आपने उनके विचार सुने, अब फैसला आपका है। बारामासा की ये यात्रा अभी जारी है। हमारी कोशिश है कि कुछ और नगर निकायों के दमदार दावेदारों से आपकी मुलाकात करवाएं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा बारामासा।